नमस्ते सभी को। लास्ट लेक्चर में हम सैलरीज़ के अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स को कुछ हद तक बहुत अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया था। आज कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे हम फोकस करते हैं, ठीक है। सो उसमें ही लास्ट पॉइंट को थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। लास्ट वाला पॉइंट था हमारा, मोस्टली हमने ग्रेच्युटी, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ग्रेच्युटी इन दैट इफ़ दैट इज़ कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट और इफ दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय ग्रेच्युटी एक्ट, बोथ द सिचुएशन वी हैव कंसिडर, है ना। मतलब दोनों सिचुएशन हमने देखे हैं। उसके बाद हमने पेंशन पे फोकस किया था। पेंशन पे देखा था, पेंशन अगर कम्यूटेड है और नॉन कम्यूटेड है, मीन्स अनकम्यूटेड है, तो दोनों सिचुएशन में उसका कैलकुलेशन कैसे आएगा, कितना पोर्शन हमारा टैक्सेबल होगा, कितना एग्जम्प्टेड होगा, दैट वी हैव कंसिडर इन द लास्ट लेक्चर। ओके, अगेन आफ्टर दैट वी हैव फोकस्ड ऑन द प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड चार पांच टाइप के हमने देखे थे। उसमें थे, एक था नॉर्मल प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और स्टैट्यूटरी फंड। ऐसे अलग अलग हमने प्रोविडेंट फंड में गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल है और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्टेड है, दैट वी हैव कंसिडर्ड। ओके, सो ऐसे करके हमने मैक्सिमम अलाउंसेस यहाँ पे कवर किए थे और मैक्सिमम परक्विजिट्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था वो था, हमने डिडक्शन पे फोकस किया था। सम डिडक्शंस अंडर सेक्शन 16, 1, 2, 3, सेक्शन 16 के अंडर हमने सब सेक्शन 1, सब सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 3, ऐसे तीन अलग अलग कैटेगरीज में उसके डिडक्शंस हमने देखे थे। सो तीन सब सेक्शन में कौन से डिडक्शंस थे, उसमें एक था स्टैंडर्ड डिडक्शन, उसके बाद था नेक्स्ट एंटरटेनमेंट अलाउंस, मतलब एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अगर हम कुछ इनकर करते हैं, सो इज इट एप्लीकेबल टू गेट डिडक्शन और नॉट, दैट वी हैव सीन। आफ्टर दैट थर्ड पॉइंट जो था हमारा, वो कौन सा था? थर्ड पॉइंट था हमारा प्रोफेशनल टैक्स। जो अगर कोई प्रोफेशनल मतलब सैलरीड है लेकिन अंडर सेक्शन 194J के अंडर अगर कोई प्रोफेशनल चार्जेस अगर रिसीव करता है, उस केस में अगर वो कोई प्रोफेशनल टैक्सेस पे किया जाता है, वहाँ पे प्रोफेशनल फीस वहाँ पे रिसीव करने के अगेंस्ट अगर टैक्सेस पे करते हैं, तो अल्टीमेटली दैट यू विल गेट डिडक्शन आउट ऑफ द टोटल टैक्सेबल इनकम इन द अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो ऐसे तीन अलग अलग डिडक्शंस हमने देखे थे। तो एक छोटा सा एक फॉर्मेट ही हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। उसके साथ ही एक लीव सैलरी है ना, मतलब इन केस every employee have some leaves which he may enjoy in whole year, है ना। मतलब एक साल में मिनिमम 30 डेज वगैरह ऐसे कुछ उनको क्या दिया जाता है, लीव दिए जाते हैं। और वो 30 डेज का लीव अगर वो लेते हैं तो वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा ही। हाँ, लेकिन सालों से वो जॉब करते आ रहे हैं, मे बी 25 ईयर्स की टोटल एम्प्लॉयमेंट हो चुकी है उनकी, मतलब उतनी जॉब हो चुकी है, 30 ईयर्स की हो चुकी है। तो ये पूरे 25-30 ईयर्स में हर साल 30 डेज़ का उन्होंने लीव लिया ही होगा, ऐसे नहीं है। तो जो एक्यूमुलेटेड अनटेकन मतलब नॉन टेकन जो हमारे लीव्स होते हैं, उसको अगर कम्यूट करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं, कंसोलिडेट करते हैं, वो अगर बहुत ज़्यादा होता है तो उसे इनकैश करने की भी फैसिलिटी हमारे पास होती है, एंड दैट वी हैव सीन इन दिस लीव सैलरी में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था, हमने प्रोविडेंट फंड जो यहाँ पे डिस्कस किया था, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड एंड पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अलग अलग सिचुएशन में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय पे हमने फोकस किया था। और यही लास्ट वाला हम डिडक्शन की बात कर रहे थे, जहाँ पे स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन 1A के अंडर अप टू 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हम वहाँ पे क्लेम करने वाले हैं, वो भी वहाँ पे हमने लिया था। नेक्स्ट लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ये लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में देखो स्टैंडर्ड डिडक्शन में क्या ऑप्शंस दिए हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन तो सेक्शन 16(1)(a) के अंडर हमने क्लेम किया। नेक्स्ट आता है हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस, एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अलाउंस। सो ये क्या है, ओनली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी कितने लेवल तक वो एग्जम्प्टेड है, सो 5,000 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी और एक्चुअल एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस। सो ऊपर अगर हम देखते हैं ब्रॉडली, इफ यू कंसिडर, देन मैक्सिमम 5,000 एक्सपेंडिचर विल बी एप्लीकेबल टू टेक अ एग्जम्प्टेड फॉर द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हुआ तो भी उसको हम कितना मैक्सिमम डिडक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, सिर्फ 5,000, ठीक है। और अल्टीमेटली हम जब कैलकुलेट करते हैं 1/5 ऑफ द बेसिक सैलरी, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस और मैक्सिमम 5,000, ये टोटल भी हम तीनों को कंपेयर करते हैं ना, तो
घूम फिर के हम वहीं पे आएंगे कि मैक्सिमम 5000 विल बी एग्जम्प्टेड। ओके, नेक्स्ट वाला जो सेक्शन था वो था सेक्शन 16(3), सब सेक्शन 3 में सैलरी अंडर द हेड सैलरी सेक्शन 16, उसमें सब सेक्शन 3 में हम थर्ड डिडक्शन ले रहे थे प्रोफेशनल टैक्स विच इज़ पेड बाय एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई। अब यहाँ पे होता है काफ़ी सारी जगह पे एम्प्लॉयर खुद भी एम्प्लॉयज़ का प्रोफेशनल टैक्स पे करता है या फिर एम्प्लॉय को पे करना पड़ता है। ये दोनों सिचुएशन में जितना भी टैक्स पेमेंट हो चुका है प्रोफेशनल टैक्स के अंडर, दैट यू विल गेट डिडक्शन व्हाइल कैलकुलेटिंग द टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, ग्रेच्युटी हमने देखा था, ग्रेच्युटी में देखो क्या क्या आ रहा है। नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, उस सब सारी जगह पे हमने कवर किया था। ग्रेच्युटी में लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी हमने अलग से स्पेसिफिकली फोकस किया था कि नॉन दैट ग्रेच्युटी इज कवर्ड अंडर अ ग्रेच्युटी एक्ट और नॉन कवर्ड अंडर द ग्रेच्युटी एक्ट, बोथ द सिचुएशन दैट वी हैव सीन। अभी लास्ट वाला पार्ट आता है हमारा कंप्यूटेशन ऑफ टोटल टैक्सेबल सैलरी। अभी ये अलग अलग अलाउंसेस उसका इंडिविजुअली हमें कैलकुलेशन करना है, और जब हम इंडिविजुअली सब कैलकुलेट करके ये एक फॉर्मेट में हम लाते हैं जहाँ पे हमें टोटल टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करनी है। सो दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ बेसिक calculation of or computation of taxable salary. So in this you can see that computation of taxable salary of Mr. Balaji for assessment year 2023-24. So in this you can see that how all the items were recorded accordingly. Okay, so first item है हमारा basic salary। यहाँ पे आप देखोगे बेसिक सैलरी जैसे कि उन्होंने इस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड दिया जाता है कि इतना इतना हमारा बेसिक सैलरी है, ₹50,000 पर मंथ है या पर एनम है, वो हमें कंसिडर करना है। सो यहाँ पे देखो अभी बेसिक सैलरी 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 मंथ्स है यहाँ पे, मतलब 7 महीनों के लिए उनको कितना मिला है 50,000। और नेक्स्ट है 60,000 मल्टीप्लाइड बाय 5, इन दोनों को एक्यूमुलेट किया गया है ना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, टोटल 12 मंथ की सैलरी मिलती है और मैक्सिमम भी मिल सकती है, डिपेंड्स। क्यों? क्योंकि कुछ सालों में क्या होता है, जैसे कि देखो रेगुलर बेसिस पे अगर हम कंसिडर करते हैं तो हमें मिलती है मैक्सिमम 11 महीने की सैलरी। 11 महीने की कैसे, जो इस साल का अगर मार्च मंथ में अगर हमारा 31 मार्च एंड हो रहा है तो 31 मार्च की सैलरी कहाँ पे जाने वाली है, अप्रैल में जाने वाली है। और अप्रैल की सैलरी जो मिल रही है वो कौन सी है, पिछले महीने की है। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एक जो मंथ का सैलरी है वो कैरी फॉरवर्ड होता है नेक्स्ट ईयर के लिए, आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। और मे बी अगर कंटिन्यूस पीरियड हो रहा है तो पिछले साल का 1 महीने का और इस साल का 1 महीने का, मतलब पिछले साल का 1 महीने का हमें इस साल में रिसीव हो रहा है और इस साल का 1 महीने का हमें अगले साल रिसीव होने वाला है। ऐसे करके टोटल 12 मंथ्स का ऐड हो सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, अरियर सैलरी जो होते हैं वो भी वहाँ पे रिसीव होते हैं। तो वहाँ पे ये वाला क्वेश्चन वैसे ही है। यहाँ पे अगर आप कंसिडर करते हो तो 7 और 5 12 12, तो टोटल 12 मंथ्स हो रहे हैं यहाँ पे। तो 50,000 7 मंथ्स को मिल रहा है, 60,000 5 मंथ्स के, लास्ट 5 मंथ्स को उसको इंक्रीमेंट के साथ मिला है। नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस 40% ऑफ बेसिक सैलरी, ऐसे कुछ भी परसेंटेज दिए जाते हैं जो भी डियरनेस अलाउंस के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो 40% ऑफ बेसिक सैलरी, 40% ऑफ सम अदर एल्स, फिर 40% ऑफ वेजेस, ऐसे कुछ भी आपको बोला जा सकता है, डिपेंड्स। जो भी कंडीशन वहाँ पे दी है उसके हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो डियरनेस अलाउंस हियर वी हैव कंसिडर। आफ्टर दैट बोनस इट इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ income which is paid by employer to employee if he is receivable. So employer's contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary. अब ये वाला कंडीशन कैसा है, देखो हमने एक सेपरेट अलाउंस या परक्विजिट में आपने देखा है एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज फंड। अब रिकॉग्नाइज फंड में एम्प्लॉय खुद भी क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है, और उसके साथ एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन एम्प्लॉयर का कितना, उतना ही पोर्शन अगर वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, लेकिन कब नहीं है, अगर वो टोटल बेसिक सैलरी से 12% ज़्यादा होता है तो। यहाँ पे देखो 12% से ज़्यादा है, अगर उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, वो टैक्सेबल करेंगे। मतलब 12% तक दैट मच इज़ अलाउड टू बी एग्जम्प्टेड। मतलब क्या है कि भाई कितना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करना चाहिए एम्प्लॉयर ने, 12%। उससे ज़्यादा अगर कंट्रीब्यूट करता है तो वो एक तो 12% ही आपके लिए क्या है, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल रहा है। और यहाँ पे अगर 12% से ज़्यादा दिया जाता है तो उस सिचुएशन में आपको क्या बोला जाएगा कि ये एक्सेस टू एक्सेस है, मतलब 12% से ज़्यादा है, तो उस सिचुएशन में आपको ये टैक्सेबल होगा।
नेक्स्ट प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, प्रोफेशनल टैक्स अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो वो उतना आपका सेविंग हो रहा है ना, तो वो भी तो आपके लिए इनकम ही है, तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी रिकॉर्डेड इन दिस इनकम फ्रॉम सैलरी। नेक्स्ट आता है परक्विजिट ऑफ मोटर कार। अभी मोटर कार के बारे में हमने देखा है अलग अलग कंडीशन में, मतलब सिचुएशन बेसिस पे। अगर वो मोटर कार शायद आपको अगर याद आ रहा होगा तो आप सोच सकते हो, थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो। मोटर कार में हमने काफ़ी सारे कंडीशंस देखे हैं, उसमें क्या क्या था। अगर मोटर कार सिर्फ पर्सनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है तो अलग सिचुएशन है, पर्सनल प्लस बिजनेस पर्पज़ के लिए अलग, और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए किया जा रहा है तो अलग। सो सारे सिचुएशन में हमने उसका कैलकुलेशन देखा है। फिर उसके बाद अगर मोटर व्हीकल या मोटर कार 1.6 सीसी से ज़्यादा है, मतलब क्यूबिक कैपेसिटी से ज़्यादा है, पावर कैपेसिटी उसकी जो भी है, और 1.6 सीसी या फिर 1.6 लीटर कैपेसिटी से ज़्यादा है या 1.6 लीटर कैपेसिटी से कम है, मतलब 1600 सीसी से ज़्यादा पावर वाली व्हीकल और 1600 सीसी से कम पावर वाली व्हीकल का अलग अलग रेट यहाँ पे आपको दिया गया है, ठीक है। सो परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार में 2400 फॉर 5 मंथ्स दिए हैं, है ना, फॉर 5 मंथ्स। तो जितना एग्जम्प्टेड है उतना क्या करोगे आप, 5 मंथ से मल्टीप्लाई करोगे और उतना अमाउंट यहाँ से एग्जम्प्टेड करोगे, और बचा हुआ जो एक्सेस अमाउंट है दैट विल बी गोइंग टू बी टैक्सेबल। ओके, सो लाइक वाइज जितना भी हमें एम्प्लॉयर के थ्रू से मिला है वो सब कुछ हम यहाँ पे टैक्सेबल करते आए हैं। फिर लास्ट में जाके हम क्या करेंगे उसको ग्रॉस टोटल सैलरी में, मतलब ये अभी ओवरऑल होल इनकम फ्रॉम सैलरी का प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको इंडिविजुअली आपके जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है या फिर छोटे छोटे क्वेश्चन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंडर 1 या 2 मार्क के लिए पूछे जा सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में 1 या 2 मिनट में हम ऐसे क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वैसे जैसे कि देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन आपको 2-3 अमाउंट्स दिए और 12% से ज़्यादा होगा तो आपको टैक्सेबल करना होगा, नहीं तो एग्जम्प्टेड करना होगा। उसके बाद परक्विजिट्स ऑफ मोटर कार का कंडीशन हमने अलग से पढ़ा है, वहाँ पे आपको वहाँ पे रूल्स याद हैं, आप कंफर्म कर सकते हो यहाँ पे कितना एग्जम्प्टेड है और कितना टैक्सेबल है, इमीडिएटली यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगा। वैसे ही सारे अलाउंसेस सारे के परक्विजिट्स को प्रॉपरली कैलकुलेट करके जब हम इनफ्लो जो आ रहा है हमें जो मिल रहा है वो सब कुछ हमने रिकॉर्ड किया है, and that is going to be treated as a gross salary. So after recording this gross salary, what we are going to do now? So now you are going to do less deductions. Okay, अब ये this is income from salary only. So in this situation what you are need to be focused that in this income from salary how many deductions are applicable, that you need to focus, है ना। So how many deductions are applicable under section 16 1 2 3, these 3 deductions are there. So after calculating gross salary you need to apply these deductions. So deductions apply करने के बाद तीनों में से माइनस कर देंगे और लास्ट में आएगा नेट टैक्सेबल सैलरी। सो ये नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। ओके, सो लाइक वाइज अभी यहाँ पे देखो क्या क्या उन्होंने डिडक्शन लिया है। डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 स्टैंडर्ड डिडक्शंस, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस। अभी ये जो भी बंदा है क्या ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा तो वहाँ पे एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या होगा, एग्जम्प्टेड रहेगा। अभी तो यहाँ पे ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो इसके लिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड ओनली 2 डिडक्शंस आर देयर एंड लास्ट में आएगा आपका नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। Overall it covers the maximum points when the income from salary is going to be calculated. Okay, so now just move towards the next part of this. Here we have completed we have completed salary theoretical part. Okay, so now we will focus on the practical practical questions. Okay, let's continue this. I think all are visible this. So just focus on this. Mr. Shrikant, is it possible to read? Then just go through this. Mr. Shrikant has 2 sons. He is in receipt of children education allowance of ₹150 per month. So अभी यहाँ पे हम कहाँ पे फोकस करने वाले हैं, हमारा जितना भी थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका है उसमें से अभी 1 by 1 मैक्सिमम अलाउंसेस को कवर करते हुए हम पूरे इस सैलरी चैप्टर को प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तौर पे कि कैसे उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम यहाँ पे फोकस करेंगे। ठीक है। सो मिस्टर श्रीकांत हैज़ 2 सन्स,
ही इज़ इन रिसीट ऑफ चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस ऑफ ₹150 पर मंथ फॉर हिज एल्डर सन। मतलब मिस्टर श्रीकांत को 2 यहाँ पे चिल्ड्रंस हैं, उसमें से एक एल्डर है एक यंगर है। तो एल्डर जो चिल्ड्रन है उसके लिए ₹150 उसको क्या मिल रहा है यहाँ पे, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो था एल्डर सन, हाँ, फॉर हिज एल्डर सन ₹70 पर मंथ। ये दोनों को अलग अलग रेट से क्या मिल रहा है यहाँ पे, एजुकेशन अलाउंस मिल रहा है। सो फॉर हिज यंगर सन, अभी देखो एल्डर के लिए 150 है, यंगर के लिए ₹70 है। बोथ हिज सन आर गोइंग टू स्कूल। He also receives the following allowances: transport allowances 1,800, after that tribal area allowance 500 per month। अब ये अलग अलग से हम उसको कंसिडर कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है आपको, compute his taxable allowances। सो टोटल टैक्सेबल अलाउंस कितना है वो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। Individually you can focus on educational expenses, then that will be treated as in one single different question. After that you can also straightforward you will ask that how much tribal area allowance will be applicable for any employee, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग और अदर एम्प्लॉयज़ के लिए अलग, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड अलग अलग पूछा जा सकता है। सो नाउ फोकस ऑन दिस सोल्यूशन, हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द अलाउंसेस। In that, taxable allowance in the hands of Mr. Shrikant is computed as under, okay, in जो भी ईयर आपको दिया जाएगा उसके बेसिस पे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, जो हमने कंडीशंस यहाँ पे देखे हैं उसी कंडीशन में फोकस करके हमें आगे जाना है, ठीक है। सो ऐसे सारी सिचुएशन में देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्टेड है, कैसे रहेगा। यहाँ पे देखो टैक्सेबल अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एल्डर सन ₹150, मैक्सिमम कितना हमें एप्लीकेबल है, कितना टैक्सेबल है, कितना एग्जम्प्टेड है, ₹100 पर मंथ, है ना। सो यहाँ पे देखो 150 माइनस 100 कितना हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है, ₹50 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। सो एल्डर सन के लिए यहाँ पे हमें कितना एक्स्ट्रा मिल रहा है, ₹50 पर चिल्ड्रन मतलब वो जो बड़ा वाला लड़का है उसको ₹150 मिल रहे हैं, लेकिन हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस में कितना है, मैक्सिमम एग्जम्प्टेड है ₹100। सो उसमें से 100 माइनस कर देंगे और बचा हुआ जो ₹50 एक्सेस मिल रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, ठीक है। 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा, सो वो ₹50 मल्टीप्लाइड बाय 12, ₹600 वहाँ पे हमारा क्या होगा, टैक्सेबल रहेगा। वो हम साइड में ले लेते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा हमें मिल रहा है। नेक्स्ट वाला पोर्शन है, एंगर सन को कितना मिल रहा था, ₹70 और मैक्सिमम कितना डिडक्शन है हमारे पास 100। हाँ, लेकिन जो एक्चुअल पे कर रहे हो बस उतना ही लेना है, तो 70 में से 70 जैसे कि वैसे हमें एग्जम्प्टेड रहेगा, तो उसके लिए नील ही आएगा। मतलब टैक्सेबल अमाउंट कैलकुलेट करना है, एग्जम्प्टेड हमने कैलकुलेट किया उतना माइनस कर दिया वहाँ पे, हाँ, तो ₹70 है, 70 माइनस 70 जीरो ही आया, क्योंकि जितना आप पे कर रहे हो वो इन बिटवीन द लिमिट, मैक्सिमम लिमिट ऑफ एग्जम्पशन उसके अंदर ही है, तो हम उसको नील कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12। अभी ट्रांसपोर्ट अलाउंस ये किसके लिए टैक्स फ्री है या फिर एग्जम्प्टेड है, अगर वो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज ही रेंडर करने वाला एम्प्लॉय है तो उसके लिए था, इसके लिए है क्या अभी नहीं। सो ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1800 मल्टीप्लाइड बाय 12 जैसे कि वैसे उसको क्या होगा वहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, 21,600 वहाँ पे टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पे टैक्सेबल कर दिया। उसके बाद ट्राइबल एरिया अलाउंस ₹500 per month he was getting, है ना, and out of that 500 only ₹200 per month that will be exempted as per section 10, है ना। सो जो हमें सेक्शन दिया है उसके अंडर हमें कितना मैक्सिमम डिडक्शन है, ₹200। सो 500 हमें मिल रहा है, तो ऊपर का जो 300 एक्स्ट्रा मिल रहा है that is going to be taxable। सो in that 300 multiplied by 12 अगर आप करते हो तो 3,600 अमाउंट इज गोइंग टू बी taxable under the head income from salary in calculation of allowances, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या होगा, 600 प्लस 12 21,600 एंड 3,600। सो लाइक वाइज हमारा टोटल कितना आएगा 25,800। और हमें पूछा क्या गया था, टैक्सेबल अलाउंस ऑफ मिस्टर श्रीकांत। तो हमने यहाँ पे अलग अलग जो कंडीशंस या रूल्स दिए हैं वो सारे कवर करके हमने यहाँ पे क्या किया है, टैक्सेबल अलाउंस कैलकुलेट किया है। Hope so you have understood properly, because just we have applied the conditions which we have already seen in the last few lectures, है ना। मतलब जो पुराना हमने कंसेप्ट देखा है, जो थ्योरेटिकल पार्ट देखा है, बस उस पर ही फोकस करके हमने यहाँ पे
कंडीशंस अप्लाई किए, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हाँ ये वाला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वैसे, और इम्पोर्टेंट के साथ साथ हम ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या कहेंगे, ग्रेच्युटी जो अलग अलग तौर पे हम कैलकुलेट करते हैं वैसे ही समझो। हाँ, ओके, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, मिस्टर सागर हु रिटायर्ड ऑन 1 अक्टूबर 2022 इज रिसीविंग ₹5,000 पर मंथ एज अ पेंशन। अभी ये वाला क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें समझ में आया कि ये पेंशन से रिलेटेड हो सकता है। चलो ठीक है, अ सागर हु इज रिटायरिंग ऑन 1 अक्टूबर 2022 ही इज रिसीविंग 5,000 पर मंथ एज अ पेंशन। ऑन 1 February 2023 ही कम्यूटेड 60% ऑफ हिज पेंशन। देखो रिटायर कब हो रहा है उसके लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज करनी है, उसको फोकस करना है। ये रिटायरमेंट की डेट क्या है, ये वाली डेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिटायर कौन से डेट को हो रहा है, उसके बाद उसने 60% मतलब रिटायर होने के बाद ही उनकी पेंशन क्या हुई, कम्यूटेड हुई, मतलब कलेक्ट हुई है। कितना परसेंटेज कम्यूट कर रहे हैं यहाँ पे, 60% ऑफ हिज पेंशन एंड रिसीव्ड 60% हमें कितना रिसीव हो रहा है, 3 लाख रुपीज एज ए कम्यूटेड पेंशन। सो यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट हिज टैक्सेबल पेंशन, एज्यूमिंग, वो एज्यूम हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो 3-4 अलग अलग सिचुएशन में आपको ग्रेच्युटी कैलकुलेट करना है, यहाँ पे सॉरी पेंशन कैलकुलेट करना है। पेंशन मिल रही है 5,000 पर मंथ, और आगे कुछ समय के बाद वो कम्यूट हो रही है, 60% कम्यूटेड पेंशन वहाँ पे मिल रहा है, 3 लाख रुपीज़ लमसम वहाँ पे मिल रहा है। तो वैसे सारे सिचुएशन में टैक्सेबल पेंशन कितनी है ये हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी कंडीशंस क्या क्या है देखो, ये व्हाट वी आर गोइंग टू अज्यूम, ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो पेंशन जब रिसीव होती है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए जब रिसीव होती है तो सिचुएशन अलग हो सकती है, अगर वो अदर दैन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो सिचुएशन अलग है। आफ्टर दैट इफ ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव ग्रेच्युटी ऑफ ₹5,000 एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर वो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपए अगर उसको पेंशन मिल रही है तो तब क्या सिचुएशन होगी, और वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है, ग्रेच्युटी भी उसको मिल रही है ना। ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड रिसीव्ड ग्रेच्युटी ऑफ ₹5 लाख, मतलब पहले ग्रेच्युटी मिली है 5 लाख की, अभी 3 लाख का उसको क्या मिल रहा है, पेंशन मिल रहा है। तो सिचुएशन क्या होगी, ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड डिड नॉट रिसीव एनी ग्रेच्युटी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। इन दोनों सिचुएशन में हमें कहाँ फोकस करना है, एक है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, दूसरा वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है, मतलब उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है, तीसरा है जिसको उसको ग्रेच्युटी नहीं मिल रही, मीन्स ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर वो नहीं है। तो तीनों सिचुएशन में अलग अलग, मतलब इसी एक ही क्वेश्चन में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं ना, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टेस्ट अगर हम मानते हैं तो उसमें 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही वहाँ पे आ जाते हैं। सो हमें 1 बाय 1 हम देखेंगे यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकती है। पहला पॉइंट है इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उस सिचुएशन में क्या होगा, देखो इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अक्टूबर टू मार्च। अभी देखो हमने यहाँ पे थोड़ा सा वहाँ पे फोकस किया था 1 अक्टूबर 2022, मतलब अक्टूबर 1 अक्टूबर को वो क्या कर रहा है, रिटायर हो रहा है, और 1 फरवरी को उसे ग्रेच्युटी मिल रही है। सो अक्टूबर एक आएगा, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। ठीक है, सो 4 मंथ्स आर देयर। सो 4 मंथ्स हमने कैलकुलेट किया है यहाँ पे। सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अक्टूबर टू मार्च दैट इज 4 मंथ, कितना पेंशन मिल रहा है, 5 महीने का, और 1 फरवरी को वो क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं, 60% कम्यूटेबल है। ठीक है, सो इन दैट सिचुएशन 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स, ये जो 4 महीने हैं उस पर फोकस किया हमने, प्लस अभी जो अनकम्यूटेड बैलेंस है वो कितना है, 40%। 40% ऑफ 5,000, 40% ऑफ 5,000 कितना आएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 महीने से। 2 महीने से क्यों, तो आगे देखो क्या टोटल अगर 6 मंथ्स मतलब 1 साल कंप्लीट होने के लिए 2 पार्ट्स में अगर उसको बाइफरकेट कर रहे हैं 6 मंथ्स के लिए, तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। देखो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आपने पेंशन का रूल देखा होगा,
अगर वो कम्यूटेड है और अनकम्यूटेड है तो उन दोनों सिचुएशन में हम अलग अलग कंसिडर कर रहे हैं। सो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 4 प्लस 40%, मतलब अनकम्यूटेड कितना है 60%, अगर कम्यूटेड हो रहा है तो बचा हुआ 40% है, जो 5000 को कंसिडर करके 5000 मल्टीप्लाइड बाय 40% उसको कंटिन्यू करेंगे 2 महीने के लिए, वो आएगा हमारा 24,000। उसके बाद कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड, कितना पेंशन रिसीव हो रहा है 60% ऑफ हिज पेंशन रिसीव्ड ₹3 लाख, हाँ 60% ऑफ टोटल पेंशन उसका वो कम्यूटेड हो रहा है कितना 60%। सो कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना है 3 लाख, लेस एग्जम्प्टेड अंडर सेक्शन 10A। अभी ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इसको जितना मिल रहा है ना उतना पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। और इधर 24,000 जो हमारा टैक्सेबल है, मतलब जो कम्यूटेड पेंशन है, अभी ये वाला जो हमने कैलकुलेट किया है वो कम्यूटेड पेंशन को छोड़ के मिला हुआ है, मतलब पहले जो 5,000 उसको 4 महीने से मिल रहे थे वो, प्लस उसका 40% जो कम्यूटेड नहीं था वो, और आगे जाके अगर हम देखते हैं तो ये जितना कम्यूटेड था उतना तो टैक्स फ्री रहेगा और जो अनकम्यूटेड है वो टैक्सेबल रहेगा। और यहाँ पे 24,000 हमने टैक्सेबल पेंशन विच इज़ अनकम्यूटेड दैट वी हैव कैलकुलेटेड हियर। ओके, अनकम्यूटेड था इसके लिए वो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। अभी दूसरा सिचुएशन हमारा था इफ़ ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड उसको ग्रेच्युटी भी मिल रही है 5 लाख की, तो वो सिचुएशन में हमारा टैक्सेबल पेंशन कितना रहेगा देखो, इफ़ ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय एंड इफ़ ही हैज़ रिसीव्ड ₹5,000 व्हाट ग्रेच्युटी। सो यहाँ पे देखो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड अक्टूबर टू मार्च 4 मंथ्स का वो हमें पता है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 4 मंथ्स और आगे 40% ऑफ 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 मंथ्स। सो यहाँ पे अनकम्यूटेड पेंशन पे हम फोकस कर रहे हैं, वो अनकम्यूटेड पेंशन आया हमारा 24,000। बिलो दैट कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना है 3 लाख रुपीज़, लेस एग्जम्प्ट अंडर सेक्शन 1010A। अभी यहाँ पे देखो दो सिचुएशन थे, ग्रेच्युटी पढ़ते समय आपने देखा होगा, अगर वो ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है तो 15 डिवाइडेड बाय 26, और उसके बाद अगर वो ग्रेच्युटी के एक्ट के अंडर नहीं आता है तो 1 मीन्स हाफ ऑफ द एवरेज सैलरी, वो भी हमने वहाँ पे फोकस किया था। तो उसको ही थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अगर आप देखते हो, सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ग्रेच्युटी एक्चुअल पेंशन रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 60% ऑफ कम्यूटेशन। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, कम्यूटेड पेंशन, कितना कम्यूटेड पेंशन है 60% है ना। सो वो 60% क्या करेंगे हम यहाँ पे प्रॉपरली कंसिडर करेंगे। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल पेंशन कितना रिसीव हुआ है, मतलब कम्यूटेड पेंशन कितना रिसीव हुआ है 3 लाख, और डिवाइडेड बाय क्या करेंगे हम, कितना परसेंटेज कम्यूटेड हुआ है 60%, मल्टीप्लाइड बाय 100, वो आएगा हमारा 1,66,667। सो इन दिस सिचुएशन द एक्चुअल रिसीव्ड माइनस दिस मच इज टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड पेंशन। अभी वो कैसे कैलकुलेट किया, वो कैलकुलेट किया जो रूल हमें बताया था, अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी भी मिल रही है और उसका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट अगर ग्रेच्युटी एक्ट के अंडर आता है तो उस सिचुएशन में यहाँ पे ये कंडीशंस, ये फॉर्मूला अप्लाई करके हमने कैलकुलेट किया। सो 1/3 मल्टीप्लाइड बाय क्या किया था हमने, हमें एक्चुअल जो पेंशन मिला, जो कम्यूटेड पेंशन मिला दैट इज ₹3 लाख, डिवाइडेड बाय एक्चुअल परसेंटेज, मतलब होल में से कितना परसेंटेज हमें मिला है, दैट इज 60% ऑफ कम्यूटेड पेंशन विच वी हैव रिसीव्ड, दैट इज 3 लाख रुपीज़। वो 60 कितना परसेंटेज था 60% था। सो 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट वी हैव कैलकुलेटेड 1,66,667। So that is going to be deducted from this whole amount which we have received in the commuted pension, 3 lakh minus 1,66,667। अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आया 1,33,333, एंड ऊपर का जो 24,000 जो अनकम्यूटेड पेंशन था उसको हम ऐड कर देंगे, और अल्टीमेटली अब ये 3 लाख में से कितना एग्जम्प्ट है 1,66,000, फ्रैक्शन का भी कंसिडर करो, बचा हुआ बैलेंस क्या है टैक्सेबल है, प्लस हमारा अनकम्यूटेड जो था वो भी तो टैक्सेबल है, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहो या नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहो दोनों के लिए टैक्सेबल है। सो दोनों को ऐड कर दिया तो द टोटल 1,57,333 दैट मच पेंशन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल इन दिस सिचुएशन। कौन सा सिचुएशन है ये, सिचुएशन ऐसा है जहाँ पे एम्प्लॉय प्राइवेट एम्प्लॉय है
प्लस इसको जो पेंशन मिल रही है उसके साथ उसको ऑलरेडी ग्रेचुटी भी मिल चुकी है 5 लाख रुपए की, ठीक है। सो ये दोनों सिचुएशन में हमने सिर्फ फॉर्मूला, अभी आप अगर यहाँ पे फोकस करोगे, सो व्हेन ही इज गोइंग टू रिसीव ग्रेचुटी और इज रिसीवेबल, सो इन दैट सिचुएशन द फॉर्मूला इज डिफरेंट, एंड व्हेन ही इज नॉट एप्लीकेबल इन द ग्रेचुटी एक्ट देन दैट द फॉर्मूला इज विल बी द डिफरेंट, वो हम थर्ड सिचुएशन में देखेंगे। सो नाउ हियर इन दिस सेकंड फेज, सेकंड सिचुएशन वी हैव कैलकुलेटेड द टैक्सेबल पेंशन इज 1,57,333। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं। आपको क्वेश्चन पूरा याद है, उसके बेसिस पे हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करो, आपको समझ में आ जाएगा। इफ थर्ड सिचुएशन, इफ ही इज अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड ही हैज़ नॉट रिसीव्ड एनी टाइप ऑफ ग्रेचुटी, सो इन दैट सिचुएशन हमारा जो एक्चुअल नॉर्मल अनकम्यूटेड पेंशन है, अनकम्यूटेड पेंशन उतना 24,000 जैसे अब तक हम कैलकुलेट करते हैं उतना पूरा का पूरा यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा ही रहेगा। सो वो 24,000 हमने यहाँ पे लिया। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो क्या है, कम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड कितना है 3 लाख रुपीज़, उसको भी ले लिया हमने। अभी एग्जम्प्टेड कैसे कैलकुलेट करना है, जैसे मैंने आपको बताया था, जब वो टैक्स वो पेंशन जो रिसीव कर रहा है वो बंदा अगर ग्रेचुटी एक्ट में आता है तो 15 डिवाइडेड बाय 26, सो इसको ही उन्होंने 1/3 किया था, ठीक है, 1/3 ऑफ। और यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ द हाफ, मतलब 1/2, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड डिवाइडेड बाय 60% मल्टीप्लाइड बाय 100। सो ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, वो वहाँ पे 1/3 था, यहाँ पे 1/2 है। सो आप कैलकुलेट करोगे तो वो आएगा 2,50,000, 2,50,000, 3 लाख माइनस 2,50,000, दैट कम्स 50,000, दिस 50,000 प्लस अबाउट 24,000, द टोटल 74,000 pension is going to be taxable in this third category of employer, ठीक है, सॉरी एम्प्लॉय, थर्ड कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉय। तो अभी सिचुएशन समझ में आए, तो यहीं पे हमने 3 से 4 सिचुएशंस कवर किए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला हम देखते हैं थोड़ा सा। अभी वैसे ये ग्रेचुटी पे है, मतलब जितने भी हमने थ्योरेटिकल पार्ट कवर किए हैं उसमें से ये ग्रेचुटी, मतलब पेंशन हुआ, एजुकेशन अलाउंस हुआ, ट्राइबल एरिया अलाउंस हुआ, उसके बाद बाकी के अलाउंसेस भी कवर किए, ग्रेचुटी पेंशन हो गया, लिव इनकैशमेंट है। अभी ग्रेचुटी पे आते हैं, थोड़ा सा ग्रेचुटी पे आते हैं, तो यहाँ पे भी अलग अलग 3 सिचुएशन है। हर एक सिचुएशन में एक सेपरेट सिंगल क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और इतना डिटेल क्वेश्चन प्रिंटेड के लिए, प्रिंटिंग करने के लिए क्वेश्चन रहेगा। जैसे कि आपको एक पैराग्राफ दिया है, नीचे आंसर क्वेश्चंस दिए हैं, उसके हिसाब से आपको कैलकुलेट करके आंसर्स देने हैं। वैसे ही आप देख सकते हो यहाँ पे, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2022। ओके, सो अच्छे से थोड़ा सा साइलेंटली अगर हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा क्या सिचुएशन है। देखो, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून 2022 आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 26 years and 8 months of his service and received a gratuity of rupees 15 lakh at the time of retirement. His salary was, at the time of retirement his salary was given below. Okay, so यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, क्वेश्चन पे हम अगर फोकस करते हैं तो क्या दिया है, मिस्टर रवि रिटायर्ड ऑन 15 जून, 15 जून को मिस्टर रवि रिटायर हुआ है और उसने कितने ईयर का सर्विस कंप्लीट किया है, 26 years and 8 months, ठीक है। एंड ग्रेचुटी कितनी मिल रही है उसको, 15 लाख रुपीज़। इतना तो कम से कम अच्छे से समझने के बाद हम आगे जा सकते हैं। हाउ मच इज एक्चुअल सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज, बेसिक सैलरी 50,000 पर मंथ, डीआरएस 10,000 पर मंथ था, विच इज़ 60% ऑफ विच इज़ एन रिटायरमेंट बेनिफिट। अभी इसमें से भी कुछ परसेंटेज ऑफ डीए क्या है उसके रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, तो वो भी हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, कमीशन 1% ऑफ टर्नओवर इन द लास्ट 12 मंथ वॉज रुपीज़ 1,20 लाख। 1,20 लाख पे कितना 1% हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली दैट मच विल बी हिज कमीशन। बोनस कितना मिल रहा है, 25,000 पर मंथ, मीन्स एक साल में एक बार बोनस मिल गया 25,000 का। नेक्स्ट, कंप्यूटेड हिज टैक्सेबल ग्रेचुटी एज्यूमिंग। अभी इतना ही क्वेश्चन है, हमें यहाँ पे क्या करना है, उसकी टैक्सेबल ग्रेचुटी कैलकुलेट करनी है, लेकिन कैलकुलेट करते समय सिचुएशंस उन्होंने अलग अलग दिए हैं। कौन से अलग अलग सिचुएशंस है, थोड़ा सा फोकस करो। ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय एंड कवर्ड बाय अ परमानेंट ग्रेचुटी एक्ट। पहला है, ही इज़ अ प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय
और ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आता है। नेक्स्ट, ही इज़ अ प्राइवेट एम्प्लॉय विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। और थर्ड आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब सारे सिचुएशन यहाँ पे कवर किए, पूरा ग्रेचुटी यहाँ पे कवर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करोगे तो इस पर जो भी क्वेश्चन, कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए हम उसका आंसर दे सकते हैं। और ग्रेचुटी के लिए देखो यहाँ पे पेंशन पे हमने देखा 1/3 एंड 1/2 को फोकस किया गया था। अगर ग्रेचुटी के अंडर आता है तो 1/3 और ग्रेचुटी एक्ट के अंडर नहीं आता है तो 1/2, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वो जो भी हमने 3 लाख डिवाइडेड बाय 60% किया था। आप थोड़ा सा उसे रीकैप करके थोड़ा विजुलाइज करके याद कर सकते हो। अभी हम उसी सिचुएशन में ग्रेचुटी कैलकुलेट कर रहे हैं, ग्रेचुटी एक्ट के अंडर आने वाला ग्रेचुटी और ग्रेचुटी के एक्ट में नहीं आने वाला, मतलब वो एम्प्लॉय उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर ग्रेचुटी एप्लीकेबल है या नहीं है उसके हिसाब से। सो फर्स्ट, इफ दैट एम्प्लॉय इज कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, इस एक्ट के अंडर अगर उसका एम्प्लॉयमेंट वहाँ पे हो रहा है तो ग्रेचुटी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कितना है, कितना रिसीव हुआ है उसको एक्चुअल ग्रेचुटी 15 लाख। अब ये 15 लाख में से कितना टैक्सेबल और कितना एग्जम्प्टेड है, दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट हियर। ओके, सो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट लेस एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो नीचे दिए गए आइटम में हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से जो मिनिमम होगा, कम से कम होगा, दैट वी आर गोइंग टू डिडक्ट। ओके, सो फर्स्ट ग्रेचुटी रिसीव्ड 15 लाख, जैसे कि जैसे वैसे हमने ले लिया है। नेक्स्ट पॉइंट आया था स्टैट्यूटरी लिमिट, मैक्सिमम लिमिट कितना है 20 लाख। हाँ, लेकिन हमें कैलकुलेट करना है लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। सो लास्ट वाला आता है 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। कुछ नहीं है, 15 दिन की सैलरी है लेनी है हमें, मतलब हाफ मंथ की सैलरी लेनी है। 15 डेज सैलरी बेस्ड ऑन द लास्ट ड्रॉन सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। 15 डेज की सैलरी हर साल के लिए कवर करना है हमें, सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर्स ऑफ सर्विस। और एज अ पार्ट मीन्स अगर सपोज एक साल में 12 महीने होते हैं, अगर 6 महीने से ज़्यादा वो सर्विस में आता है तो उसको हम पूरा ईयर कंसिडर करेंगे। अगर 6 महीने से कम आता है तो उसको हम छोड़ देंगे, ईयर भी कंसिडर नहीं करने वाले। अब यहाँ पे इसकी लाइफ कितनी थी, 26 ईयर्स एंड 8 मंथ्स। शायद आपने क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आप देख सकते हो 26 ईयर्स एंड 8 मंथ यहाँ पे क्या था, उसका सर्विस का पीरियड था। आप थोड़ा सा ऊपर जाके देख सकते हो अगर आपको याद नहीं है, 26 ईयर्स एंड 8 मंथ। ठीक है, अभी उसको कंटिन्यू करते हैं। 26 ईयर्स एंड 8 मंथ मीन्स हम उसका पार्ट भी हम एक साल में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो 0.6 से ज़्यादा है तो हमने उसको क्या किया 27 भी कर सकते हैं। और पार्ट अगर कंसिडर नहीं कर रहे हैं तो वो कितना हुआ 26 ईयर्स और पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। ठीक है, तो अभी देखो 15 डेज सैलरी 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी हमारी, लास्ट ड्रॉन सैलरी हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अभी ग्रेचुटी के लिए सैलरी कितना लेते हैं तो उसके लिए सिर्फ था बेसिक प्लस डीए। सो बेसिक है हमारा 50,000 एंड डीए 10,000। सो बेसिक प्लस डीए 60,000 हमने कंसिडर किया। 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल बेसिक सैलरी लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाइड बाय कितने ईयर्स उसने कंप्लीट किए हैं 26 प्लस वो 8 मंथ्स था, 6.6 मंथ से ज़्यादा है तो उसको 27 कर दिया हमने। तो ये वाला पार्ट आपको समझ रहा है क्या, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो और थोड़ा सा हम इसको क्लैरिफाई करेंगे फॉर द सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। अब ये वाला सिचुएशन देखो, ये वाला पार्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 27 कहाँ से आया, टोटल हमारी सर्विस है। ठीक है, होप यू आर इट इज़ विजिबल टू यू ऑल। सो सबको दिख रहा है। ये 27 कितना है 26.8 था, इसलिए उसको हमने 27 ईयर्स किए। ये जो थी ये हमारी बेसिक है और ये हमारा डीए है। ठीक है, बेसिक प्लस डीए हमने कंसिडर किया था, ये यहाँ पे आ गया। अभी प्रॉब्लम, अभी ये रूल आया कहाँ से, देखो नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट अगर आप कंसिडर करते हो, नॉर्मल जनरल कॉमन सेंस है, बाकी कुछ नहीं है। 15 डिवाइडेड बाय 26 ऐसे क्यों किया, क्योंकि ये बंदा ग्रेचुटी एक्ट में आता है, ये एक। और दूसरा, हर महीने में मैक्सिमम एक बंदा, एक एम्प्लॉय कितना काम करता है, मैक्सिमम 26 डेज। बिकॉज इफ़ यू कंसिडर द होल वर्ल्ड्स कैलेंडर, सो उसमें 4 संडे तो होते ही हैं, है ना, तो 4 हॉलीडेज़ तो आते ही हैं। अगर 30 में से 4 चले गए या 31 में से 4 चले गए तो एक दिन इधर उधर करके मैक्सिमम हमारे वर्किंग डेज कितने आते हैं 26 वर्किंग डेज।
सो ये ओवरऑल एवरेज माना गया है कि 26 वर्किंग डेज हमारे एक महीने में होते हैं, ये 26 एक महीने में। अभी उसमें से हमारा रूल क्या कहता है, 15 डेज सैलरी। सो उसमें से ये 15 डेज मतलब अल्टीमेटली हम कितना ले रहे हैं, हाफ ऑफ द सैलरी, मतलब वो एक महीने की हाफ सैलरी ही ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करो, बाकी एक्स्ट्रा ऐसे कुछ नहीं है। सो 15 डिवाइडेड बाय 26 मल्टीप्लाइड बाय लास्ट ड्रॉन सैलरी। लास्ट ड्रॉन सैलरी में भी क्या, सैलरी प्लस बेसिक प्लस डीए, इतना ही कंसीडर किया। और टोटल नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। सो कंप्लीटेड ईयर्स कितने हैं, सो 26.8 था तो हमने उसको 27 कर दिया। उसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 9,34,615। सो दैट 9,34,615 आउटर कॉलम में ले लो। और ये तीनों हमने अलग अलग से कैलकुलेट किया है, ये 1, ये 2 और ये 3 है ना, ये 3 चीज़ें आ गई हमारे सामने। अभी 3 चीज़ें आ गई तो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, सो अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट, है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज गोइंग टू बी एग्जम्प्टेड, ये भी फोकस करो यहाँ पे। ये तीनों में से कौन सा था, सॉरी 1 2 3, हाँ 1 2 3 आए। सो 15 लाख, 20 लाख एंड 9,34,000। तो ये तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 9,34,000। हमें एक्चुअल में मिली कितनी है, 15 लाख। सो ये देखो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये देखो 15 लाख हमने कंसिडर किया है। एक्चुअल ग्रेचुटी रिसीव्ड 15 लाख माइनस 9,34,615। सो आफ्टर डिडक्टिंग दिस द रिमेनिंग बैलेंस, इतना एग्जम्प्ट है ना। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हमने कैलकुलेट करके इतना क्या किया, इतना क्या किया है हमने, एग्जम्प्ट किया है। सो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग वी हैव कंसिडर्ड फॉर द एग्जम्पशन। सो रिमेनिंग पोर्शन इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। सो 15 लाख माइनस 9,34,000, 5,65,000, ये हमारा क्या रहेगा, 5,65,385। दिस मच ग्रेचुटी इज टैक्सेबल। ओके, ये कौन सी सिचुएशन में है, वो प्राइवेट एम्प्लॉय है प्लस उसको ग्रेचुटी मिल रही है। अभी जब ग्रेचुटी नहीं मिलती है या उसके लिए ग्रेचुटी एप्लीकेबल नहीं है, तो उस सिचुएशन में नेक्स्ट सिचुएशन आया हमारा, इफ़ ही इज़ नॉट कवर्ड बाय एनी पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। अगर उसको ग्रेचुटी नहीं मिल रही, उस एक्ट के अंडर वो नहीं आता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, जैसे हमने पहले कैलकुलेट किया था ना, बस वैसे ही आने वाला है। ग्रेचुटी रिसीव्ड 15 लाख हमारी ग्रेचुटी रिसीव्ड है। उसके बाद हम नीचे 3 ऑप्शंस लेंगे, तीनों में से जो भी मिनिमम होगा वो उसमें से एग्जम्प्टेड और क्या करेंगे, उसको टैक्स फ्री कर देंगे। तो बचा हुआ जो एक्सेस मिल रहा है वो हमारा रहेगा टैक्सेबल। ठीक है, सो 3 कंडीशन कौन से 3 कंडीशन में से भी लास्ट कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस है, वो देखो। फर्स्ट ग्रेचुटी रिसीव्ड, सेकंड स्टैट्यूटरी लिमिट, मतलब 15 लाख यहाँ पे है। सो पहला वाला ऑप्शन आया 15 लाख, सेकंड ऑप्शन है 20 लाख, थर्ड वाले ऑप्शन में क्या दिया है, अगर ये ग्रेचुटी एक्ट में अंडर नहीं आता है तो उस सिचुएशन में हाफ मंथ सैलरी। अभी यहाँ पे देखो, थोड़ा सा अच्छे से फोकस करो। हाफ मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट फॉर द ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। यहाँ पे भी ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस ही दिया है, प्रोवाइडेड यहाँ पे वो पार्ट ऑफ द मंथ और पार्ट ऑफ द ईयर दे आर नॉट गोइंग टू कंसिडर। मतलब जब वो ग्रेचुटी एक्ट में आता है तो वो 0.6 से ज़्यादा है तो हम इमीडिएटली कंसिडर कर रहे थे 1 ईयर, और 0.6 से कम है तो उसको कैंसिल कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे नहीं, फ्रैक्शन वाला पार्ट वो कंसिडर ही नहीं करेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड कितने ईयर्स कंप्लीटेड हैं, 26 ईयर्स। ठीक है, सो उतने 26 ईयर्स ही कंप्लीटेड वहाँ पे क्या करेंगे, हम फोकस करेंगे। और कैलकुलेट करके कैसे करना है, हाफ मंथ सैलरी। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड 1/2 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट, हाँ एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ईच कंप्लीटेड ईयर्स। अभी यहाँ पे क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स सर्विस कंप्लीटेड। अब ये नंबर ऑफ ईयर सर्विस कंप्लीटेड कितना है हमारा, 26। ठीक है, और ये एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स प्रिसीडिंग द मंथ ऑफ रिटायरमेंट, जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है उसके पहले वाले 10 मंथ्स का एवरेज सैलरी हमें कंसिडर करना है। सो 10 मंथ्स की एवरेज सैलरी अगर जो भी फिक्स होगी वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, उसका एवरेज करेंगे। सो लास्ट ड्रॉन 10 मंथ्स एवरेज सैलरी है ना, उसको फोकस करो और उस 10 मंथ्स की सैलरी का एवरेज निकाल के, एवरेज मीन्स 10 मंथ सैलरी डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एवरेज निकलेगा। सो वैसे ही करेंगे, हाफ मतलब 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10
10,000 का 60% जो हमें DA वगैरह कुछ मिल रहा है मल्टीप्लाइड बाय 10 वो हम यहाँ पे लेंगे, प्लस सैलरी है। अभी इसके लिए सैलरी क्यों सिचुएशन अलग हो सकती है, तो 1% मतलब कमीशन भी यहाँ पे लिया जा रहा है। 1% ऑफ 1,20,000 सॉरी 1,20,00,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 12, ये 10 महीने का वहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे डेट वाइज हमने 10 महीने का लिया है, 12 महीने का टोटल ईयर होता है, उसमें से 10 महीने वो कमीशन ले रहा है तो उसका 1% भी लिया। ये टोटल हमारी सैलरी है लास्ट 10 मंथ्स की, लास्ट ड्रॉन सैलरी लास्ट 10 मंथ्स बोला है ना उन्होंने, तो इसके लिए वो 10 मंथ्स आउट ऑफ 12 उसका 1% मतलब इतना टर्नओवर हुआ था उसका 1% उसको कमीशन मिल रहा था, तो उसके हिसाब से हमने उसको कैलकुलेट किया है। ठीक है, उसका एवरेज मतलब डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 26 ईयर्स जो ईयर ऑफ सर्विस है वो आया हमारा 8,58,000। सो दिस मच वी हैव कैलकुलेटेड आफ्टर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, है ना। सो 8,58,000 ये आया हमारा थर्ड वाला पॉइंट। सो देखो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मीन्स इन तीनों में जो लिस्ट है मतलब मिनिमम है वो टैक्स फ्री रहेगा। सो तीनों में फोकस करते हैं तो ये 8,58,000 टैक्स फ्री रहेगा, मतलब एग्जम्प्टेड रहेगा। हमें मिल रहा है कितना 15 लाख माइनस 8,58,000। सो बचा हुआ जो एक्सेस मिल रहा है ना वो रहेगा हमारा टैक्सेबल। ठीक है, तो वो टैक्सेबल रहेगा, कितना टैक्सेबल रहेगा 8,58,000 हम अगर माइनस करते हैं तो देखो भला कितना आ रहा है या फिर इसका टोटल करके देखो वो 15 लाख माइनस, देखो इफ़ ही इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 15 लाख माइनस 8,58,000 जो नीचे हमने कैलकुलेट किया था ना वही हमने ऊपर लिया, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड इतना ही आंसर है हमारा, लेकिन उसके लिए वर्किंग नोट इतनी बनानी पड़ रही। तो हमने जो नीचे कैलकुलेट किया था ना 8,58,000, सो दैट 8,58,000 एग्जम्प्टेड है तो हम माइनस कर दिया। सो बचा हुआ जो 6,42,000, हाँ 6,42,000 जो है उतना ग्रेजुटी हमारा क्या रहेगा, टैक्सेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन है इफ़ दैट एम्प्लॉय इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई। सो इन दैट सिचुएशन गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितना भी ग्रेजुटी मिले वो फुल्ली 100% टैक्स फ्री रहेगा, एग्जम्प्टेड रहेगा। दैट यू कैन सी हियर। So if he is a government employee, then gratuity received at the time of retirement 15 lakh less exemption under section 1010A 1010 that is 15 lakh is fully tax free और exempted। ठीक है, सो इतना क्या रहेगा हमारा exempted gratuity रहेगी। ठीक है, सो यहाँ पे हमने gratuity भी कवर किया। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं। सिंपल वन मार्क के लिए क्वेश्चन जितने पूछे जा सकते हैं उसके हिसाब से हम देखेंगे। मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड ऑन 1 December 2022 आफ्टर 20 years ऑफ सर्विस ही ऑफ सर्विस एंड रिसीव्ड लीव सैलरी ऑफ ₹5 लाख। अब ये लीव सैलरी के ऊपर का क्वेश्चन है। ठीक है, मिस्टर गुप्ता रिटायर्ड कितने 1 December को रिटायर हो रहे हैं आफ्टर 12 years ऑफ सर्विस, 20 साल की सर्विस करके वो उस डेट को रिटायर हो रहे हैं, है ना। और उनको लीव सैलरी कितनी मिली है 5 लाख की, अदर डिटेल्स सब। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, लीव सैलरी के तौर पे उनको सैलरी मिली है, हमें फाइंड आउट करना है उसमें से कितना एग्जम्प्टेड और कितना टैक्सेबल है। सो फॉर दैट पर्पज यू मस्ट नो व्हाट आर द कंडीशंस विच आर एप्लीकेबल टू कैलकुलेट द एग्जम्प्टेड लीव सैलरी। ओके, दैट वी हैव सीन ऑलरेडी इन द लास्ट फ्यू लेक्चर्स। सो लेट्स फोकस ऑन दैट। बेसिक सैलरी कितनी है, डियरनेस अलाउंस कितना है, कमीशन भी मिल रहा है, ये तीनों अलग अलग से यहाँ पे दिया है, उसे हमें थोड़ा सा फोकस करेंगे। फिर बोनस दिया है 1,000 पर मंथ, लीव अवेल्ड ड्यूरिंग द ईयर 480 डेज का उसका लीव है टोटल, मतलब अब तक जितना भी टोटल ईयर्स थे ना उसमें के हर ईयर का 30 डेज कैलकुलेट करते 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 20 साल में 480 डेज उनका क्या है एक्चुअल लीव इनकैशमेंट बाकी है, बचा हुआ है। ही वॉज एंटाइटल टू 30 डेज लीव एवरी ईयर। देखो हर साल उनको 30 डेज की लीव थी, अभी पूरे 20 साल में उन्होंने सारे लीव्स जितने भी लेना है ले लेके अभी बचे हुए कितने 480 डेज है। सो 480 डेज उनको लीव एप्लीकेबल थी, फिर भी उन्होंने काम किया है तो उसका इनकैशमेंट तो होना ज़रूरी है ना। ठीक है, सो वो मिलेगा और वो मिलने के बाद उतना टैक्स फ्री भी रहेगा। हाँ, लेकिन उससे ज़्यादा अगर मिला है तो वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके, सो इन दैट सिचुएशन ऑल्सो बोथ द 2 different situations आर देयर इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। थोड़ा सा फास्ट फोकस करते हैं इस पर। इफ़ ही इज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितना भी मिल रहा है उतना पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा,
लीव इनकैशमेंट इफ ही इज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऑल लीव सैलरी इज एग्जम्प्टेड, ओके। एंड इफ ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो इफ ही इज अ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो देखो यहाँ पे क्या है, लीव सैलरी रिसीव्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 5 लाख रुपए उसको मिल रहे हैं, वो तो हमने क्वेश्चन में ही देखा है। आफ्टर दैट लेस एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA, ठीक है। अभी ये वाला जो एग्जाम्पशन है ये वाला हमें कैलकुलेट करना है, वो कैसे कैलकुलेट करना है तो हम वर्किंग नोट देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10AA इज द लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, नीचे में दिए गए उसमें से मिनिमम जो होगा उतना हमें क्या करना है, एग्जम्प्टेड करना है, बाकी टैक्सेबल रहेगा। फर्स्ट है लीव सैलरी रिसीव्ड, कितना 5 लाख रुपए मिले हैं। स्टैट्यूटरी लिमिट हमें दी है 3 लाख रुपए की, वो हमने रूल्स में पढ़ा था। आफ्टर दैट एक्चुअली थर्ड कंडीशन है 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, ठीक है। अभी 10 मंथ सैलरी दैट इज 10 मल्टीप्लाइड बाय सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स डिवाइडेड बाय 10 मंथ्स, उसकी एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाइड बाय 10 करेंगे। सो वो आया हमारा कितना 66,000, ठीक है। अभी नेक्स्ट थोड़ा सा पॉइंट आगे जाते हैं। कैश इक्विवेलेंट टू लीव स्टैंडिंग एट द क्रेडिट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 मंथ्स, मैक्सिमम 30 days पर ईयर ऑफ सर्विस, लीव ड्यू इक्वल्स टू लीव अलाउड माइनस लीव टेकन। अभी उनका देखो 30 days पर ईयर कितना था, अलाउड था, कितने सालों के लिए, 20 years के लिए, माइनस अभी इसके कितने लीव्स आएंगे वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। मतलब 20 मल्टीप्लाइड बाय 30, 600 लीव उनको अप्लीकेबल थे। अगर आप कैलकुलेट करोगे 20 साल के हर साल में 30 days, तो 600 days उनको लीव एप्लीकेबल थी, लेकिन उसमें से उन्होंने कम से कम लिए हैं और 480 days अभी भी बचाए हैं, ठीक है। सो यहाँ पे कितना है, 120 days का उनके पास एक्स्ट्रा स्पेस है। सो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दैट इज लीव ड्यू इन डेज डिवाइडेड बाय लीव ड्यू इन डेज कितना है, 120 days डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 66,000 जो हमने वहाँ पे कैलकुलेट किया था 10 months का, ये वाला 10 months की एवरेज सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 10 months है ना, तो वो 66,000 आया था हमारा। 66,000 डिवाइडेड बाय 10 एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 10 months, जो एवरेज सैलरी हमारी आई थी 66,000 डिवाइडेड बाय 10, वो आया हमारा 26,400। सो हमने ये चारों कंडीशन में कैलकुलेट कर दिया है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग दैट इज गोइंग टू बी एग्जम्प्टेड, है ना, तो उसके हिसाब से अगर आप देखोगे सो इन तीनों में 26,000 जो था हमारा वो क्या है, हमें एग्जम्प्टेड है। सो पहले था 66,000 एक आया था, ये देखो ये 2, ये तीसरा 66 और चौथा जो था वो आया था 26,400। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या आया, 26,400। सो दिस 26,400 विल बी द टैक्स फ्री और एग्जम्प्टेड अलाउंस। So 5 lakh minus 26,400, 4,73,600 is going to be taxable in the form of leave salary, ठीक है। सो लीव सैलरी अगर हम फोकस करते हैं तो वहाँ पे कितना टैक्सेबल रहेगा, एग्जम्प्टेड माइनस करके बचा हुआ पोर्शन हमारा टैक्सेबल रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने काफ़ी सारे आज के लेक्चर में अगर आप थोड़ा फोकस करोगे तो काफ़ी सारे जो अलाउंसेस है और परक्विजिट्स हैं उस पर हमने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखे हैं, और कुछ अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। सो आज के लिए ये जितना हमने कवर किया है, ठीक है। सो जितना हमने यहाँ पे अलग अलग अलाउंसेस हैं, परक्विजिट्स हैं, जितना हमने बहुत अच्छे से कवर किया है उसको थोड़ा सा रिवाइज़ करो। ये जो लेक्चर्स में हम एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं यहाँ पे बार बार देख के उस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिवाइज करो, विजुअलाइज करो, और नॉर्मली सिचुएशन को विजुअलाइज करके उसको कोरिलेट करने की कोशिश करो। और हमने जो थ्योरेटिकल पार्ट में कुछ कंडीशंस एंड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़े हैं उसे थोड़ा सा रिकैप करके नोट डाउन करते जाओ, जिससे कि हम फास्ट इसको इस सिंगल मोमेंट में या 1 minute में उसके आंसर्स वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, ओके।